Jenny. Good afternoon, everyone. So today we will start this demographic process, migration, and particularly after going through this fertility, mortality, migration, the last one in this series. And after this, we will be able to just understand these three processes which are detrimental and which are very, very important as far as this demography is concerned. So क्या इसमें देखने की हम कोशिश करेंगे, हमारा प्रयास जो रहेगा वो प्रयास हमारा इस फ्रेमवर्क में रहेगा। पहले इंट्रोडक्शन देखने की कोशिश करेंगे, अर्थ देखेंगे इसका, और फिर इसकी डेफिनेशन देखेंगे माइग्रेशन की, फिर माइग्रेशन के टाइप्स देखने की कोशिश करेंगे, उनके कॉजेज देखेंगे और उनका इम्पैक्ट देखेंगे, किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं। और ये सारा का सारा 5 भागों में बटा हुआ पूरा ये चैप्टर रहेगा। और पहले चैप्टर में हम आने का प्रयास करते हैं, सॉरी, इस चैप्टर के पहले पार्ट में आने का हम प्रयास करते हैं, दैट डील्स विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अगर हम थोड़ा सा पीछे वाला जो रेफरेंस है डेमोग्राफिक प्रोसेसेस का, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम लें, तो डेमोग्राफी, जैसे मैंने पहले कहा कि में डेमोग्राफी में जो अति महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो प्रोसेसेस होती हैं जो कि लोगों को बढ़ाती हैं या कम करती हैं या उन्हें कहीं ऐड करेंगी, कहीं डिलीट करेंगी। तो जो दो चीजें हमने देख ली, दो प्रोसेसेस देख ली। पहली प्रोसेस देखी हमने फर्टिलिटी, जिससे लोग बढ़ते हैं। दूसरी देखी मोर्टेलिटी, जिससे लोग कम होते हैं, घटते हैं। और तीसरी हम देखेंगे, इसमें लोग शिफ्ट होते हैं और एक स्थान विशेष पर ये बढ़ जाते हैं और एक स्थान विशेष पर ये घट जाते हैं। तो एक जो है पुश एंड पुल फैक्टर्स की जो थ्योरी है इसमें रहेगी, और इसमें जो है पूरा देखने का हम प्रयास करेंगे। भारत जैसा देश जो है उसका रेफरेंस भी यहाँ रहेगा, और साथ में जो एक इंटरनेशनल माइग्रेशन होती हैं उसका ध्यान भी रहेगा। तो सारी चीजों को हम मद्देनजर रखते हुए उसको करने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखने की कोशिश करें, और प्रश्न का ये उत्तर होगा कि एक प्रश्न होगा कि लोग कब माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट मैंने एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना। इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन, इमिग्रेशन अलग होता है, माइग्रेशन अलग होता है। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना कब होगा? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मुश्किल प्रश्न है कि जब लोग जो हैं वो स्टार्ट करेंगे, रादर उसको अपना मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, ये जानना बहुत मुश्किल है। तो हिस्टोरिकली एरा में देखने की कोशिश करें तो ये जो माइग्रेशन है, जो माइग्रेटरी मूवमेंट्स जो हैं, वो कुछ एक रिकॉर्ड किए गए हैं, लार्ज लेवल पे, स्मॉल लेवल पे, हर जगह उसको रिकॉर्ड किया गया है। परंतु अगर उसको थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करें तो प्री हिस्टोरिक टाइम में हमें थोड़ा सा जाना होगा। प्री हिस्टोरिक टाइम में देखें तो माइग्रेशन जो थी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में होती थी। कई आक्रमणकारी वहां कुछ ना होने की वजह से, रादर कई कारण होते थे उसके, रोटी नहीं है, या कोई फेमिन हो गया है, या कोई और वजहें हैं नेचुरल या मैन क्रिएटेड जो कारण थे, वो मजबूर करते थे उन लोगों को वहां स्थान छोड़ने के लिए। तो उसको थोड़ा सा अगर हम देखने की कोशिश करें, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो लोग आए, उसके पीछे तीन सबसे बड़ी वजहें थी, तीन सबसे बड़े फैक्टर्स हैं रादर, जो लोगों को वहां जाने के लिए या अपना स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। पहला फैक्टर क्या है कि पहला जो है फिजिकल इन्वायरमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश विशेष का जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर फिजिकल इन्वायरमेंट कंड्यूसिव है, कंड्यूसिव टू लिव, रोटी कपड़ा मकान सारी जरूरतों को पूरा करता है, तो पीपल विल नेवर माइग्रेट, लोग माइग्रेट कभी नहीं करेंगे। अगर गांव में सबको सारी सुविधाएं होती, सबको स्कूल होता, सबको जो सारी मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज होती, और साथ में लोगों के लिए रोजगार की सुनिश्चित एक व्यवस्था होती, तो लोग कभी भी अपना गांव छोड़ के नहीं जाते। लोग शहर में इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां अट्रैक्टिव चीजें हैं, रादर वहां ज्यादा फैसिलिटीज हैं, ज्यादा एम्यूनिटीज हैं, जिसकी वजह से लोग जाते हैं। तो ये जो पहला जो फैक्टर है, नेचर ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा, टूल एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय ग्रुप टू मेक नेचुरल रिसोर्सेज इन ए पर्टिकुलर नोन, जो इन्वायरमेंट में जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स लोग यूज करते हैं, उसकी वजह से भी लोग माइग्रेट करते हैं। टूल एंड टेक्निक्स फिजिकल इन्वायरमेंट में खास करके अगर देखें तो फिजिकल इन्वायरमेंट जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं,
उसमें फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या कर दिया हमने, नदी में बांध बना दिया और पीछे वाले लोगों को हमने वो सबमर्ज कर दिया, तो लोग जो होंगे वो माइग्रेशन के लिए कंपेल हो जाएँगे, मजबूर होंगे और वो अपना स्थान छोड़ के वहाँ से चले जाएँगे। ये नंबर 1। नंबर 2, कोई ऐसी फैक्ट्री लग गई, पूरा ऐसा एक पूरी जगह ही ले ली सारी, कोयले की खदानें हैं और लोहे की या कई भी कोई भी किसी भी चीज़ की हम बात कर लें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हुआ, तो उसकी वजह से भी ये सारा tools and techniques used by group just to make use of natural resources, उसमें माइग्रेशन होता है। तीसरा जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप। अब जो सोशली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप होते हैं, वो ग्रुप्स में जिसको हम कबीले भी कहते हैं, उसके रूप में वो माइग्रेट करते हैं। जैसे चंबा की अगर आप बात कर लें, तो चंबा में 2 ट्राइब जो हमारे हैं वो नोमैडिक ट्राइब हैं। एक गद्दी है और एक गुज्जर है। गद्दी अपनी भेड़-बकरियों के साथ जो है वो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। और आपको सुन के अच्छा लगेगा, शायद आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग एनीवन, जो गद्दी हैं ऊपर सर्दी में जो है वो कांगड़ा शिफ्ट हो जाते हैं और गर्मी में फिर ऊपर भरमौर में या कुक्ती, जो भी उनका बेसिक जो परमानेंट हैबिटेट है वहाँ वो आ जाते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं, तो यहाँ वाली जो चीज़ों को छोड़कर जाते हैं और जब आते हैं, तो वहाँ वाली चीज़ों को छोड़कर आते हैं। इस तरह से उनके 2 घर होते हैं। सेम इज़ द केस विद गुज्जर्स। गुज्जर भी बफेलो रेयरिंग कम्युनिटी है ये, भैंस पालते हैं। भैंसों का जो प्रयोग करते हैं दूध निकालने के लिए, दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये भी जैसे ही गर्मी आएगी तो ये प्लेन में चले जाएँगे और जैसे ही नहीं, गर्मी आएगी तो ये ऊपर आ जाएँगे, पहाड़ों में आएँगे, सर्दी आएगी तो प्लेन में चले जाएँगे। तो ये कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन रादर अपने ऑक्यूपेशन की वजह से ये लोग माइग्रेट करते हैं। इस तरह से बहुत कम शब्दों में देखने की कोशिश करें तो माइग्रेशन को कई जो फैक्टर हैं वो उसको प्रभावित करते हैं और वो जो फैक्टर हैं उसकी वजह से लोग जो हैं एक दूसरे जगहों पे जाते हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होता है इनका। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा और साथ में एक और चीज इसके साथ जुड़ी हुई है, बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज। जीवन जीने के बेहतर विकल्प उनके पास रहते हैं, इसलिए वो एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में जाते हैं। और इसमें अर्ली माइग्रेशन को देखें तो उसमें क्लाइमेट बहुत बड़ी वजह होती थी। फर्टिलिटी ऑफ लैंड बहुत बड़ी वजह होती थी कि जमीन उपजाऊ है, तो गंगा और सिंधु का जो क्षेत्र है उसको अगर देखने की कोशिश करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वही है। सब के सब लोग जो हैं दिल्ली को दौड़े हुए हैं, अपने घर में कोई नहीं रहना चाहता। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि जो ये सॉइल की फर्टिलिटी थी, फ्लोरा फौना है, एनवायरनमेंट है, ऐसी कई चीजें हैं जो कि लोगों को शांति से रहने के लिए प्रेरित करती हैं। नदी के किनारे लोगों का मैक्सिमम माइग्रेशन होता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है नदी के किनारे। जो मर्जी नदी आप देख लीजिए, उसके किनारे लोग मैक्सिमम रहते हैं। रावी के किनारे देख लीजिए, अगर चंबा की हम बात करें तो नीचे से लेके ऊपर तक जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पीपल है वो रावी के किनारे है, पहाड़ों पे नहीं होता है। कई उसके कारण हैं। जमीन की उर्वरकता उसका बहुत बड़ा कारण है। प्लेन जमीन है, खेत वैसे हैं और उसके बाद और बहुत सारी चीजें हैं जो कि उसके साथ-साथ रहती हैं। तो और इतिहास में अगर हम देखने की कोशिश करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर नील की सभ्यता सारे उसमें माइग्रेशन था। अगर नील की सिंधु घाटी सभ्यता में देखें तो आर्य लोग जो थे वो माइग्रेटेड थे। आर्य लोग भारत के नहीं थे, भारत के द्रविड़ लोग थे, जिसको शूद्र कहा जाता है आज के टाइम में। वो नेटिव इंडियंस थे और जो आर्य लोग थे वो बाहर से आए थे, फारस की खाड़ी से आए हुए थे। वो माइग्रेटरी थे और वो उनको लगा कि यहाँ अच्छी जगह है, रहने लायक है, तो वो यहाँ आकर बस गए क्योंकि उस टाइम खाली था सब कुछ। उस यहाँ आकर बस गए और वो कबीले के रूप में आए थे, आक्रमणकारी के रूप में आए थे और उन्होंने क्या किया कि लोकल जो द्रविड़ियन लोग थे उनको हराया, उनको अपना दास बनाया और ऊपर की जो पूरी व्यवस्था थी उन्होंने सारी की सारी अपने कंट्रोल में ले ली। और आपको याद ही होगा कि जब जाति व्यवस्था की हम बात करते हैं तो 3 जो ऊपर वाले जो सेगमेंट हैं वो आर्यों के ही हैं और चौथा सेगमेंट जो है वो द्रविडियन है, लोकल लोग हैं। तो इस तरह से कहने का अर्थ ये हो गया कि आर्यों से जो कॉन्फ्लिक्ट था उसकी वजह से माइग्रेशन में लाखों लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देश में गए। और अगर श्रीलंका में भी लोग गए हैं तो वो भी शायद यही वजह होगी कि यहाँ से दुखी हो गए और दुखी होने के बाद वो वहां चले गए और टापू में जाके बस गए। टापू में जाके बस गए थे और चाहे वो अंडमान निकोबार का है
या चाहे वो क्या बोलते हैं अरब सागर में जो दूसरा है लक्षद्वीप वाला जो एरिया है वो है। इस तरह के कई टापू हैं, कई छोटे-छोटे आइलैंड हैं, जिसमें कि लोग आज भी बसे हुए हैं या वहाँ से आना-जाना उनका होता है। तो इस तरह से अगर बहुत ही कम शब्दों में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को नज़र में रखते हुए, बहुत कम शब्दों में हम कहें, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर आता है, जिसको हम पुश एंड पुल फैक्टर इन माइग्रेशन कहते हैं। ये 5 नंबर का प्रश्न भी आपको आ सकता है कि पुश एंड पुल फैक्टर क्या होते हैं माइग्रेशन के, तो उसके ऊपर हम थोड़ा-सा आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे ये पेज नंबर 38 पे लिखा हुआ है पुश एंड पुल फैक्टर, वो क्या-क्या होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ बताने की पिक्चर के थ्रू कोशिश की गई है। अब पुश फैक्टर क्या होता है? पुश क्या होता है? पुश माने धकेलना, धक्का देना, पुल माने खींचना, खींचे, धकेलें। अब इसमें क्या हो जाएगा कि जो पुश फैक्टर है दे आर द रीज़न दैट मेक समवन डिसाइड टू मूव। पुश फैक्टर माने दीज़ आर द रीज़न्स समवन हैज़ टू डिसाइड टू मूव, जो जिसके लिए जिम्मेदार है कि वो किसी व्यक्ति विशेष को मूव करने के लिए डिसाइड करने का जो है वो कारण देते हैं, वो वजह देते हैं। एंड इस तरह से जो इसका एक्सपीरियंस है लाइफ में, पूरा एक्सपीरियंस लाइफ का, जो एक जगह में जो व्यक्ति रहता है और किसी न किसी कारण से अगर वो जगह को छोड़ता है, तो उस जगह को छोड़ने के लिए वो उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो हैं, वो हो सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है क्रॉप फेलियर हो, फसल उसकी बर्बाद हो गई हो। जैसे अभी जो गर्मी वाला सीज़न आएगा, तो उसमें राजस्थान से बहुत सारे लोग जो हैं वो चंबा में भी आ जाते हैं, हिमाचल में भी आ जाते हैं। चंबा में इतने सारे लोग आएँगे कि आप फिर उनको बोलेंगे कि भाई आप कौन हो? आप कौन हो? तो वो सीधा बोलते हैं कि हम राजस्थान के हैं, हम बिहार के हैं, हमारी या तो फ्लड आ गया था, ज़मीन चली गई, फसल बर्बाद हो गई, भीख माँगने के लिए आ गए। या फिर हमारा वहाँ कोई क्रॉप फेलियर हो गया है, तो इसके लिए हम आए हैं। ड्रॉट है, फ्लड है, वॉर है, युद्ध की वजह से हुआ और पुअर एजुकेशन है कहीं, पुअर एजुकेशन है या एजुकेशन के स्टैंडर्ड अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए आज की डेट में देखें तो गाँव में ऊपर रहने वाले जो जितने भी लोग हैं, सब ने नीचे शहर के नज़दीक घर बना लिए हैं। चंबा के नज़दीक घर बना लिए क्योंकि हमने अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना है। इसीलिए जो कंसंट्रेशन ऑफ पीपल है, सरोल से लेके मुगला से लेके यहाँ मंगला से लेकर ये इर्द-गिर्द 10 किलोमीटर के रेडियस में लोगों ने अपने घर बना लिए और लोग अपना घर छोड़ के यहाँ बस गए। पुअर एजुकेशन की वजह से वहाँ अच्छी एजुकेशन होती तो शायद लोग नहीं आते। साथ में जो है वो पुअर सर्विसेज़ हैं, पुअर सर्विसेज़ हेल्थ सर्विसेज़ पुअर हैं और कोई बीमार हो जाए तो उसको कैसे हॉस्पिटल तक पहुँचाना, वो पुअर सर्विसेज़ हैं और दूसरी एमेनिटीज़ जो कि वहाँ अवेलेबल नहीं है, जो कि शहर में आराम से अवेलेबल होती हैं। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि ये सारे के सारे पुश फैक्टर हैं जो धकेलते हैं और इन फैक्टर्स के होते हुए एक व्यक्ति विशेष जो घर का बड़ा है वो ये डिसाइड करता है कि हमने यहाँ से मूव करना है और घर छोड़ के हमने यहाँ से जाना है। वो घर का जो बड़ा व्यक्ति है वो डिसाइड करता है। दूसरा जो एस्पेक्ट है इसका दैट इज पुल फैक्टर। आप पुश के बाद पुल क्या होता है? खींचने वाला फैक्टर कौन-कौन से हैं? अब खींचने वाले फैक्टर कौन है? खींचने वाले फैक्टर से सिंपल शब्दों में इसका जो अर्थ है, वो ये आता है कि वो फैक्टर जो कि व्यक्ति को अट्रैक्ट करते हैं टू न्यू प्लेस। नई जगह पे आने के लिए व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, उसे हम पुल फैक्टर कहते हैं। खींचते हैं हम उनको और इसमें पॉजिटिव थिंग्स हैं, जैसे नौकरी के लिए जाना है। नौकरी घर में तो मिलनी नहीं है, तो नौकरी के लिए घर छोड़ना पड़ता है, गाँव छोड़ना पड़ता है, शहर छोड़ना पड़ता है, दूसरे शहर जाना पड़ता है। नौकरी की अपॉर्च्युनिटी है, उसके बाद बेटर लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग लाइफ बेटर है और उसके बाद बेटर एजुकेशन है, बेटर हेल्थ केयर है, आदि, 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 ब्ला, ब्ला, ब्ला। कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं और उस अट्रैक्शन की वजह से हम लोग जो हैं अपने गाँव को और अपनी जगह को छोड़ के वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक डेमोग्राफिक प्रोसेस है, फैक्टर है, जो कि पॉपुलेशन के साइज को इफेक्ट करता है। पॉपुलेशन के साइज आकार को इफेक्ट करता है सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। हर तरह से हर तरह से ये प्रभावित करे, सोशली भी करेगा क्योंकि सब घर में जो बुजुर्ग लोग हैं वो घर में रहते हैं और जो नौजवान लोग हैं वो गांव छोड़ के चले जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, तो सामाजिक तौर से भी उसको प्रभावित करता है। और साथ में इकोनॉमिकली, अब कमाने वाला चला गया घर से, जो खेतों में कमाता था वो खेत छोड़ के चला गया तो खेत भी बंजर हैं।
खेत बंजर तो फिर कमाई कहाँ से आएगी? शहर से कमाएँगे और वहाँ से बेटा जी भेजेंगे और परिवार जो है वो पलेगा। परंतु शहर में जब पहुँचेंगे, तो पापा क्या करूँ खर्चे इतने हैं कि आई कैनॉट अफोर्ड योर एक्सपेंसेस आल्सो। तो इस तरह से वो सारी की सारी चीज़ें इकोनॉमिकली प्रभावित होता है और पॉलिटिकली भी वो पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। इस तरह से माइग्रेशन जो है, वो एक जगह पे साइज़ ऑफ पॉपुलेशन को बढ़ाता है और एक जगह साइज़ ऑफ पॉपुलेशन को कम करता है। एक जगह साइज़ ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो एक जगह साइज़ ऑफ पॉपुलेशन कम होगा और इस तरह से ये प्लानर्स के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है कि वो उसको कैसे चेक कैसे करे, उस पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कैसे करे। और इसके डिस्क्रिप्शन के लिए माइग्रेशन के लिए डेमोग्राफर, सोशियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेटर सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इसका सही से अध्ययन करे, सही से इसकी स्टडी करे और जब सही से इसकी स्टडी करेगा, ओनली देन दे विल बी इन पोजीशन टू प्लान इट अकॉर्डिंगली अदरवाइज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो सिर्फ़ कहने का अर्थ हमारा मात्र यही है कि माइग्रेशन जो है, इट इज़ अ सिम्पटम ऑफ बेसिक सोशल चेंज और वो सामाजिक परिवर्तन को देखते हुए इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के लिए बहुत बड़ा बेस है ये। जब हम इंडस्ट्रियलाइज़ेशन को पढ़ रहे थे लास्ट ईयर, तो उसमें आपने देखा था कि जो सबसे पहला फेज़ जो था, जो 18वीं शताब्दी से के मिड में और 19वीं शताब्दी के शुरू में जो आया था, उसमें सबसे अति महत्वपूर्ण जो चीज़ थी, वो यही था कि लोगों ने खेती-बाड़ी छोड़कर, गाँव छोड़कर, अपना अपना गाँव छोड़कर इंडस्ट्री में कदम रखा था। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं साथ में सिग्निफिकेंट रोल प्ले प्ले करते हैं, जिसमें कि एक व्यक्ति ग्रुप के साथ अपने आप को वहाँ से शिफ्ट करता है और वहाँ से उसको छोड़ देता है। और दूसरा जो है इसका चेंज जो है वो हमें बर्थ रेट में दिखता है, डेथ रेट में चेंज दिखता है क्योंकि पता नहीं शहर में जाके अब जो एक अभी जो वर्तमान सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि और हुई है कि एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड का जो कांसेप्ट लेके आए हैं, इससे चेक होगा कि ये जो गाँव में रहने वाला जो व्यक्ति था, यहाँ क्या होता था कि गाँव में भी वो रजिस्टर्ड है और गाँव से माइग्रेट कर गया है। माइग्रेशन वो कहीं शहर में रहता है, तो जब शहर में रहेगा, तो वहाँ अलग से राशन कार्ड बनाएगा। जब अलग से राशन कार्ड बनाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, सिंपल शब्दों में क्या होगा कि वो 2 जगह उसकी एंट्री हो रही है। 2 जगह एंट्री होगी, तो गवर्नमेंट स्कीम्स में भी 2 जगह एंट्री उसकी है। 2 जगह एंट्री जब है, तो प्लानर्स के लिए बहुत मुश्किल काम है ये। तो प्लानिंग कैसे करेगा, उसको क्या पता, ये बंदा कौन है, गाँव में इसका क्या बेस है। इसलिए अभी जो एक और नई चीज़ आई है, राष्ट्र, एक राशन कार्ड। तो वो सारे के सारे हिंदुस्तान में लागू रहेगा। उसमें एक क्यूआर कोड होता है और उस कोड को जैसे स्कैन करेंगे, तो उसकी सारी डिटेल आ जाएगी कि इस बंदे ने कहाँ से राशन लिया, पीडीएस सिस्टम को कहाँ से इसने एक्सेस किया। तो ये कहने का अर्थ क्या हो गया कि माइग्रेशन जो है आज के टाइम में लोगों के अपने फैसले पर निर्भर करती है। नंबर 1 इंडिविजुअल लेवल पे कई कारण उसके हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, वो क्रॉप फेलियर हो सकता है, क्लाइमेट चेंज कुछ भी हो सकता है। परंतु एक और जो वजह है माइग्रेशन की, वो ये है सरकार के लेवल पर। डेवलपमेंट के लिए विकास की परियोजनाओं में कई लोग हज़ारों के हिसाब से लोग माइग्रेट होते हैं। और एक जो कस्टम भी है, कस्टमरी भी है, जैसे गद्दी लोगों ने शिफ्ट करना ही करना है। अब सब कुछ ठीक हो गया है, उसके बावजूद भी वो अपने रीति-रिवाज को नहीं छोड़ते। अपने रीति-रिवाज को उसके बाद भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से माइग्रेशन जो है वो होती रहती है। बहुत कम शब्दों में कहें तो इट इज़ ए मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन रीजन और फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एंड उसमें चाहे छोटे ग्रुप में हो चाहे बड़े ग्रुप में लोगों का एक जगह से एक देश से दूसरी जगह या दूसरे देश में मूवमेंट करने का जाने का जो प्रक्रिया है उसे हम माइग्रेशन कहते हैं क्योंकि टीआईयूएन इसी में भी है शन इसमें भी है तो ये प्रोसेस को इंडिकेट करेगा ये प्रक्रिया है ये प्रोसेस है और इसमें इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन प्लेस टू अनदर परमानेंटली और टेम्परेरीली या परमानेंट रूप से या टेम्परेरी रूप से उसे एक प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो है उसको चेंज करना उसको शिफ्ट करना है और एक जगह से एक देश से दूसरे देश में जाना या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना और जो है अलग अलग स्कॉलर्स ने इसको अलग अलग तरह से अलग अलग अप्रोचेस के साथ इसका अध्ययन करने का प्रयास किया हुआ है और इसमें जो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस है
वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मोबिलिटी पे है। कॉन्सिक्वेंसेस माने परिणाम क्या होते हैं इस तरह की मोबिलिटी के, माइग्रेशन के, उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस है। और ज़्यादा स्ट्रेस में इसकी वजह से जो इंडिविजुअल है और जो ग्रुप है, वो एक कल्चरल सेटअप से, कल्चरल एरिया से दूसरे कल्चरल एरिया में जाता है। और जब वहाँ जाता है, तो या तो उसका कल्चरल एसिमिलेशन होगा, सात्मीकरण हो जाएगा, या तो वो फिर वो क्या करेगा, अपने आप को अलूफ फील करेगा। अलूफ माने अपने आप को वो अकेला फील करेगा, एलिनेट फील करेगा। तो अकेला फील करेगा, एलिनेट फील करेगा, तो वो फिर कई कारणों से एक दूसरे के साथ वो कई बार जुड़ता भी नहीं है। तो इस तरह से बहुत कम शब्दों में कहें तो इट इज एन एक्ट, जो माइग्रेशन है इट्स एन एक्ट और इंस्टांस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। बहुत कम शब्दों में इसकी कुछ एक डेफिनेशंस हैं, वो आपने देख लेनी है। और उसके बाद जो है बहुत कम शब्दों में अगर हम कहने की कोशिश करें, तो माइग्रेशन के जो 3 डायमेंशंस हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट। डायमेंशन नंबर 1, टाइम, स्पेस एंड सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। टाइम एंड स्पेस जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साथ में सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीमेशन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। टाइम मैंने किस समय में होगा, जैसे मैंने पहले बात की कि गधी इस समय में माइग्रेट करते हैं, गुर्जर इस समय माइग्रेट करते हैं, और व्यक्ति किस उम्र में माइग्रेट करता है कि मैं यहाँ से उठ के अमेरिका जाके बस जाऊंगा, इंग्लैंड जाके बस जाऊंगा, किस उम्र में जाके। एक दोस्त है मेरे, दिल्ली से हैं वो, मेरी तरह ही प्रोफेसर थे, और पर वो यूनिवर्सिटी में थे। उन्होंने डिसाइड किया आज से कुछ 5 साल पहले कि फ़ोन किया मुझे, बोला भाई मैं जा रहा हूँ कनाडा। बोला क्यों? बोला ऐसे ही यार, बड़ा हो गया हिंदुस्तान में, बड़ा यहाँ परेशान करते हैं, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। और 2 बेटियाँ थी उनकी, उन्होंने 2 बेटियों को उठाया और उन्हें कोई प्रोजेक्ट मिला, और प्रोजेक्ट के चक्कर में चले गए कनाडा, और परमानेंट उस पे चले गए, परमानेंट वीज़ा पे चले गए। परमानेंट वीज़ा पे चला गया तो अभी 4 दिन पहले मुझे उनका फ़ोन आया हुआ था। बोला भाई, मैंने भाई कैसा है? बड़े हैं मुझसे। बोला होना क्या भाई साहब, बोला वहाँ प्रोफ़ेसर की नौकरी छोड़ के आया था, यहाँ पहले कंसल्टेंट का काम मिला, उसके बाद अब एयरपोर्ट पे काम करता हूँ। बोले सिसोलॉजी का क्या हुआ? भाई सिसोलॉजी साहब जी भूल गए सब कुछ। यहाँ कुछ ट्रैफिक मैनेजर या पता नहीं क्या है, उसमें काम करता हूँ और रोटी खा रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ। अब वापस भी नहीं जा सकता, और वहाँ जाके परमानेंट क्योंकि सेटल होने के लिए वो गया था। बोला भाई ठीक है यार, आप बेटियाँ भी पढ़ाई कर चुकी हैं, और उनका भी ब्याह-वूह कराना, वो नौकरी कर रही है, एक न्यूयॉर्क में नौकरी करती है, और एक यहाँ मेरे पास होती है, पढ़ रही है, और इस तरह से। व्हाट आई मीन टू से, ये जो सारे के सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें लेटर स्टेज पे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। लेटर स्टेज पे प्रभावित करते हैं, और जो अट्रैक्शन की जो बात हमने की, अट्रैक्शन जो है, वो अट्रैक्शन अनडाउटली अनडाउटली अट्रैक्ट करता है और हमें खींचता है। एक और दोस्त है मेरे, नेपाल से हैं वो साइंटिस्ट थे नेपाल साइंस अकेडमी में, वहाँ से वो चले गए न्यूयॉर्क, परमानेंट वीज़ा पे वाइफ के साथ, और दोनों हस्बैंड वाइफ चले गए, और जितना भी पैसा उन्होंने कमाया था, उस सबको ले गए। और एंड यू वोंट बिलीव माय डियर, जब वो गए, तो वो पैसा जितना भी उनके पास था, वो 1 महीना भर रोटी नहीं खा सके उससे। बोला भाई साहब, कई दिनों तक वो भूखा रहा हूँ। तो मैं पीछे गया था, अमेरिका गया था, तो उसके पास रहा मैं 4-5 दिन। तो कई दिनों तक बोला भूखा रहा मैं, और उसके बाद आज वो एक अच्छी नौकरी में आ गए हैं। और अब मैंने, अब क्या है? अब कुछ नहीं है भाई साहब, बोला। फिर वहाँ एक कॉफ़ी हाउस में एक साइंटिस्ट जो था, वो कॉफ़ी हाउस में वेटर की नौकरी की। पर बोला वो जहाँ वहाँ वो मिलता है, टिप मिलती थी ना, वो सेंट के हिसाब से, जैसे हमारे पैसे होते हैं, वहाँ सेंट होते हैं। तो मेरा ट्रैक्टर खराब हो गया बोला घर में। अब देखिएगा पुश एंड पुल फैक्टर कैसे अट्रैक्ट करते हैं और कैसी चीज़ें बदलती हैं। ट्रैक्टर खराब हो गया मेरा, और ट्रैक्टर की रिपेयर के लिए 25,000 लगने थे। अब घर में बड़ा वही है, कमाता वही है, छोटे भाई भी हैं, बाप भी है घर में। पापा ने फ़ोन किया कि विनोद, ऐसा-ऐसा है बेटा, ट्रैक्टर खराब हो गया है, इतने पैसे चाहिए। तो बोला ठीक है पापा, कल हो जाएँगे। बोला भाई साहब मैंने कुछ नहीं किया, जो मंदिर के सामने जो भी टिप मिलती थी ना रोज़, वो उसमें डालता था वो। तो बोला मैंने ऐसे करके गया, ऐसे पैसे उठाए, जितने मुट्ठी में आए, जितने मुट्ठी में आए, और जो उस मुट्ठी में जितने पैसे आए थे, उससे नेपाल के हिसाब से 40,000 रुपए के आस-पास उनकी करेंसी बनी। आप सोचिए, बोलता भाई साहब मुझे ये नेपाल में रह के करना होता, तो मुझे सोचना पड़ता, क्योंकि मेरी तनख्वाह उतनी नहीं थी। मुझे सोचना पड़ता, यहाँ जो मुझे टिप मिली हुई थी, तनख्वाह से नहीं, टिप मिली थी, वो भी सिर्फ़ मुट्ठी में जो आई, उससे मेरा सारा का सारा ट्रैक्टर मेरा ठीक हो गया और मेरी ज़िंदगी चल पड़ी।
ये है अट्रैक्टिंग फैक्टर, जिसको बोलते हैं पुल फैक्टर, खींचता है ये फैक्टर। और उसकी वजह से फिर लोग, अब पापा ने तो सारे गांव में ढिंढोरा पीटा होगा कि विनोद ने ऐसा कर दिया, अब उसकी वजह से लोग और अट्रैक्ट होंगे टू बी देयर वहां जाने के लिए, और फिर वो प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ये एक हिस्टोरिकली देखने की कोशिश करें तो सोशल इंटीग्रेशन का एक प्रोसेस है, और इसमें लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, और इस तरह से सारी चीजें होती हैं। तो आज के लिए इतना ही करें मेरे ख्याल से, और कल जो है टाइप्स ऑफ माइग्रेशन पे हम आएंगे। टाइप ऑफ माइग्रेशन जो है वो दो तरह की होती है मुख्यतः, एक इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल होती है, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, और उसके बाद कॉजेज ऑफ माइग्रेशन देखेंगे, और फिर उसका इफेक्ट देखेंगे, और इसको हम खत्म कर देंगे। तो आज के लिए मुझे लगता है काफी है, इतना काफी है, ये बोलते नहीं यस सर। काफी है? यस सर, काफी। ओके, थैंक यू। यस सर।